एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज विल बी डिस्कस चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11th। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, उसमें हमने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव ये सब किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, मैंने बहुत ही ईजिली वे में समझाया हुआ है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती क्या है। देखिए, बिजनेस के अंदर जिन भी हम वर्डिंग का यूज़ करते हैं, जिन भी शब्दों का यूज़ करते हैं, उसे ही हम अकाउंटिंग टर्म्स कहते हैं। लाइक ऐसे कैपिटल, प्रोप्राइटर, डेबिट, क्रेडिट, डेटर्स, क्रेडिटर। आज हम इन्हीं सभी को पढ़ने वाले हैं। इन सभी टर्म्स का यूज़ हम अपने बिजनेस के अंदर करते हैं। ओके, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक है, अब जैसे हम कंप्यूटर सीखते हैं तो उसकी भी एक लैंग्वेज होती है, उसी के वे में हम उसे हैंडल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, टर्म्स होती है, जिन टर्म्स को हम यूज़ करके अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ओके, देखिए, देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म which are daily used in the business world before recording the transactions in the books. It is essential to understand these terms have their specific meaning in accounting. ठीक है, these basic terms are called accounting टर्मिनोलॉजी। देखिए, क्या होती है अकाउंटिंग टर्म? जो भी बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पर यूज़ की जाती है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले। ठीक है, ताकि जो भी मतलब उसको यूज़ करने वाला है, ताकि हम उसे आसानी से समझ में आ सके, उसी को कहते हैं हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आप आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टर्म्स क्या होती है। देखिए, जो भी बिजनेस के अंदर हम वर्डिंग का यूज़ करते हैं ना, उसी को हम अकाउंटिंग टर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अब आती है फर्स्ट इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बिजनेस क्या होता है और ट्रांजेक्शन्स क्या होती है। बिजनेस क्या होता है कि कोई भी एक फॉर्म मीन्स, देखिए, आप बिजनेस कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो कि कोई ना कोई मोटिव होगा। मेन मोटिव तो यही होता है कि उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रॉफिट मिले, राइट। वो होता है बिजनेस। बिजनेस का आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा, बिजीनेस, राइट, कि बिजी रखने वाला। ठीक है, तो वही होता है हमारा बिजनेस। ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? देखिए, जब आपने बिजनेस किया तो उसके अंदर आप जिस भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर आप जो भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, ठीक है, सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो रही है? वो ट्रांजेक्शन्स हो रही है बिजनेस के अंदर। ठीक है, किसी को रेंट पे कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ रख रहे हो, रॉ मटेरियल रख रहे हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या होती है? हमारी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन्स के 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। 2 इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीद रहे हो, राइट। अब आप खरीद रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप दूसरे बंदे को क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो। ठीक है, तो 2 ट्रांजेक्शन्स होती है। ठीक है, तो यही होती है हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। वैन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस, इट रिजल्ट इन ए चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल्स। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है? हमें रिजल्ट देती है। देखिए, अब आप अपने बिहाफ पे लेके चलिए कि आपने कोई बिजनेस किया है। ठीक है, अब आपने अपने अपने बिजनेस में कुछ मतलब जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हैं वो सब चीज़ें बनाने के लिए आपने किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? आपको एम्प्लॉयज़ रखे होंगे, आपने उस सामान को प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल रखा होगा, ठीक है, फिर उन्हें रिकॉर्ड किया होगा, तो वही ट्रांजेक्शन्स होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है? हमें रिज़ल्ट देती है एंड में कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, हमारी एसेट्स कितनी हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल, कितनी कैपिटल हमने लगाई थी। ठीक है, इन सबको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आता है सेकंड पॉइंट आपकी, कैपिटल क्या होती है। ठीक है, बेसिक टर्म। सबसे पहले देखो, कैपिटल ही लगा लो। क्यों? क्योंकि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करोगे? कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो इसे समझने से पहले आप एक स्टोरी सुनिए। देखिए, मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, राहुल नाम लगा लो। राहुल नाम का एक पर्सन है। सब अपने अपने बिहाफ पे एज्यूम करो कि आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, ईजी होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मान लीजिए ये राहुल है, या फिर लगा लीजिए कि ये मैं हूँ। ठीक है, प्रोप्राइटर, इसे हम बिजनेस के फॉर्म में कहेंगे प्रोप्राइटर।
ठीक है, क्यों, जो बिज़नेस स्टार्ट करता है उसे क्या कहते हैं बिज़नेस की फॉर्म में, प्रोप्राइटर। अब मैंने सोचा कि मैं अब किस चीज़ का बिज़नेस करूँ जो कि थोड़ा एक्सपेंड हो मार्केट में, भाई थोड़ा चले, ठीक है। तो मुझे चॉकलेट पसंद है, भाई आपको जिस चीज़ का बिज़नेस करना है वो आप एज्यूम करो, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चॉकलेट्स का बिज़नेस करती हूँ। अब देखो सिंपल चॉकलेट्स तो शायद पसंद ना करे लोग, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ फ्लेवर्स की चॉकलेट लेती हूँ, ठीक है, कुछ फ्लेवर्स इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो भाई एक मिस्टर ए था जो मैंगो चॉकलेट्स बनाता था, एक मिस्टर बी है जो वैनिला चॉकलेट्स बनाता है, ओके। तो मैंने उन दोनों से क्या किया, लिया। अब देखो मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो वो मेरी क्या हो गई बिजनेस के फॉर्म में। देखो आपको सारी टर्म्स इसी एग्जाम्पल से समझ में आने वाली है, ठीक है, वो उससे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए जो बिजनेस कर रहा है उसे बिजनेस फॉर्म में क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, ठीक है। उसके बाद वो जो कैपिटल लेके आया, जो पैसे वो अपने बिजनेस में लगा रहा है, राइट, उसे क्या बोलेंगे हम बिजनेस की फॉर्म में, कैपिटल। अब वो कैश लेकर आया है अपने बिजनेस में, ठीक है। देखो चॉकलेट ऐसे ही थोड़ी बनेगी, कैश लगाना पड़ेगा ना, वो 1 लाख रुपए कैश लगाया, ठीक है। अब वो इन दोनों से क्या कर रहा है, मैंगो फ्लेवर की चॉकलेट को हायर कर रहा है और वेनिला फ्लेवर की चॉकलेट को हायर कर रहा है कि मैं अपने बिजनेस में ये भी रखूँगा ताकि मेरे बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो, लोग ज़्यादा मतलब परचेज़ करें चीज़ों को, डिफरेंट टाइप की चीज़ें होंगी तो लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने ये ले ली 50,000 रुपये की, मैंने क्या ले ली इनसे, ये चॉकलेट ले ली, ठीक है, ठीक है। अब ये चॉकलेट ली तो इसे आप गुड्स लगा लीजिए, ठीक है। क्या हो गया, ये सामान ही हो गया ना, देखो हम चॉकलेट का बिजनेस कर रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये गुड्स हो गई, राइट। अब मान लो अब जो चॉकलेट मैं अपने बिजनेस में बना रही हूँ, उन्हें तैयार करूँगी, तो क्या किया मैंने, मान लीजिए एक 50,000 रुपीज़ की क्या ले ली, एक मशीन भी लेकर आई हूँ मैं अपने बिजनेस में, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपीज़, ठीक है, कितना हो गया, 2 लाख रुपीज़। तो ये टोटल क्या हो गई हमारी, कैपिटल हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट को रेडी करने में क्या हो गई है हमारी, जो भी हमारे बिजनेस के अंदर जो हमने लगाए हैं 2 लाख रुपीज़ कितने हो गए, कैपिटल। कहने का मतलब है कि कैपिटल वो टर्म होगी जो भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी चीज़ें आप लगा रहे हो, ठीक है, वो होगी कैपिटल, ठीक है। इसे हम कॉस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार चलो फिर से रिपीट करते हैं कि मान लीजिए ये मैं हूँ या आप हो, ठीक है। ये बिज़नेस में क्या लेकर आया है, कैश लेकर आया है। इसने सोचा कि क्यों ना मैं चॉकलेट का बिजनेस करता हूँ। अब इसने सिंपल चॉकलेट को बनाने के मतलब थ्रू ये सोचा कि क्यों ना मैं कुछ एक्स्ट्रा क्या रखूँ, फ्लेवर की चॉकलेट्स भी रखूँ, ठीक है। तो एक पर्सन ए था जो कि मैंगो चॉकलेट्स बनाता था, दूसरा पर्सन है बी जो वैनिला चॉकलेट बनाता था। तो इसने इससे क्या लिए, गुड्स लिए कि भाई ये 2 चॉकलेट्स भी मैं अपनी मतलब मैं अपने बिजनेस में रखूँगा, ठीक है। तो 50,000 की इसने चॉकलेट्स ली तो वो क्या हो गए हमारे बिजनेस के लिए, गुड्स हो गए, ठीक है। बिजनेस के टर्म्स में हम उसे गुड्स बोल देते हैं, ठीक है। अब जो ये चॉकलेट्स बना रहा था उसके लिए इसने मशीन भी खरीदी अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, 50,000 की। तो टोटल हमारे बिजनेस को शुरू करने में कितनी कॉस्ट आई है, 2 लाख रुपीज़। तो ये क्या हो गई हमारे बिजनेस के लिए, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। Amount invested in an enterprise by the proprietor, it may be in the form of money or assets having a monetary value, ठीक है। हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक प्रोप्राइटर जो भी कुछ उसमें इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं हम, कैपिटल, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए, ओके। क्या लेकर आया था वो, एक एसेट्स लेकर आया था, मैं मशीन लेकर आई थी 50,000 की, ठीक है। तो क्या थी, पैसे देकर ही लेकर आए होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी, कैपिटल। इन केस ऑफ कंपनीज कंट्रीब्यूट्स ऑफ कैपिटल आर मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो भी कंपनीज के अंदर जो पर्सन कंपनीज के अंदर क्या करता है, कैपिटल देता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ओके। अगर कंपनी का केस है, ठीक है, उसमें जो कंट्रीब्यूट करता है तो वो क्या होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज ओनर इक्विटी और नेटवर्थ, ठीक है। जो कैपिटल है उसे कैपिटल को हम क्या कहते हैं, ओनर इक्विटी भी कहते हैं और नेटवर्थ भी कहते हैं। देखिए ओनर इक्विटी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे फर्स्ट जो लेकर आ रहा है, जिसने ये सोचा होगा कि वो अपना बिजनेस करेगा,
तो वो क्या हो गया, कंपनी का ओनर हो गया। ठीक है, तो वो उसे हम कैपिटल को क्या कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं और ओनर इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लेना, ये सब कुछ हम समझेंगे आगे। ठीक है, कैपिटल है, कैपिटल में क्या को कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से बताया हुआ है कि जो देखिए बिजनेस है, बिजनेस में जो कैपिटल लगाता है वो सोल प्रोप्राइटर होता है। ठीक है, जो भी मतलब एक पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है तो वो अगर वो कैपिटल लेकर आता है बिजनेस के अंदर तो वो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर, या आप इसे ओनर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आती है कंपनी। कंपनी थोड़ी लार्ज लेवल पर होती है। कंपनी के अंदर जो कैपिटल लगाते हैं वो कहते हैं होते हैं शेयर होल्डर। देखिए, जब एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ज़्यादा टाइम तक आगे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो कितना पैसा लगा लेगा, तो उसे क्या होता है कि दूसरों से भी हायर करने होते हैं मनी। ठीक है, दूसरों की नीड होती है, तो कंपनी क्या करती है, लार्ज लेवल पर होती है, राइट। तो उसमें जब पैसों की नीड होती है तो वो क्या करती है, पब्लिक को ऑफ़र करती है, शेयर इशू करती है। ये सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उन्हें जो भी कंपनी के अंदर कैपिटल लगाता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, शेयर होल्डर। ओके, अब आता है प्रोप्राइटर। अब है प्रोप्राइटर, द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर कौन होता है, प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और रिस्क भी खुद बियर करता है। ठीक है, रिस्क उठाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोप्राइटर। देखिए, कंपनीज में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो रिस्क जो है ना वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रोप्राइटर क्या होता है कि बिजनेस के अंदर वो खुद अकेला पैसा लगा रहा होता है, तो रिस्क और प्रॉफिट दोनों उसी के होते हैं। ठीक है, तो कॉल्ड इज प्रोप्राइटर। उसके बाद आता है ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से अगर कुछ आपने अमाउंट निकाल लिया है, कुछ पैसे निकाल लिए या फिर कुछ गुड्स ले लिया है तो वो क्या होगा, हमारा ड्राइंग्स होगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए। हम अपना यही पुराने वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये प्रोप्राइटर था, ये अपनी बिजनेस, इसने चॉकलेट का बिजनेस किया था। ठीक है, 1,00,000 रुपये ये कैश लेकर आया था अपने बिजनेस में। ठीक है, 50,000 रुपये इसने दूसरों से जो गुड्स परचेज़ किया था, जो दूसरों से चॉकलेट परचेज़ की थी उसमें लगाए थे। ठीक है, 50,000 रुपये की मशीन लेकर आया था। तो टोटल हमारी कैपिटल लगी थी बिजनेस के अंदर 2,00,000 रुपीज़। ठीक है, अब आप मान लीजिए इसको नीड हो गई। ठीक है, इसे ज़रूरत है 10,000 रुपये का, इसने फ़ोन लेना है। ठीक है, तो वो इसने बिजनेस में से निकाल लिया, तो वो क्या हुआ, वो पर्सनल यूज़ के लिए हुआ ना। ठीक है, 10,000 रुपये। अब मान लीजिए इसने पार्टी करनी है तो वो क्या बिजनेस में से ही निकालेगा। ठीक है, अब इसने 10,000 रुपये और निकाल लिए पार्टी करने के लिए, तो टोटल कितने रुपए निकाल लिए, 20,000 रुपये। तो ये पर्सनल यूज़ के लिए, इट मीन्स कि जो भी आप बिजनेस के अमाउंट में से अपने यूज़ के लिए निकालते हो तो वो क्या होगी, हमारी ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, तो 20,000 रुपये इसने इसमें से निकाल लिए, तो ये कितना बच गया, 1,80,000 रुपीज़। ठीक है, जब कोई पर्सन अपने बिजनेस के अमाउंट में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट निकाल लेता है तो वही हमारी क्या होती है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग क्या करती है, हमारी कैपिटल को, अब कैपिटल 2,00,000 हमारी टोटल कॉस्ट हुई थी। ठीक है, अब उसमें से क्या निकाल लिया, 10,000 रुपीज़ का उसने फ़ोन ले लिया और 10,000 रुपीज़ उसने पार्टी के लिए ले लिए। मान लीजिए उसने गुड्स से निकाल लिया, उसमें से चॉकलेट्स ही निकाल ली। ठीक है, तो 20,000 कम हो गए ना, तो 180 लाख बची। ठीक है, तो क्या करती है हमारी, जब हम ड्राइंग्स को निकालते हैं तो ड्राइंग्स क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया, हमने निकाल लिया, तो कैपिटल हमारी रिड्यूस हो जाती है। ड्राइंग रिड्यूस द कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग्स हमारी क्या करती है, कैपिटल को कम कर देती है। नेक्स्ट टर्म इज़ लाइबिलिटीज़। इसके लिए हम अपना पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं राहुल का। ठीक है, राहुल ने क्या किया था, अपनी चॉकलेट का बिजनेस किया था, राइट। वो अदर पर्सन से चॉकलेट अपने बिजनेस में रखता है, अलग अलग फ्लेवर की। ठीक है, तो अब वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूँ, थोड़ा सा और बढ़ाऊँ। ठीक है, बड़ी लेवल पर करूँ। तो किसी एक इंडिविजुअल के पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं से बाहर से उधार लेना ही होता है। तो क्या करता है, राहुल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन लेता है। अब जब वो बैंक से लोन लेगा तो क्या होगा, उसके सर पे बोझ बढ़ेगा ना, क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो आप ये समझ लो, इसका मतलब कि क्या होगा, बर्डन होगा, बोझ होगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब इसका मीनिंग अमाउंट ओन्ड पेबल बाय द बिजनेस, पेबल बाय द
बिजनेस। देखिए क्या मतलब है कि जब आप किसी से उधार लेते हो और आपको उससे पे करना होता है तो वही क्या होती है हमारी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ आर डेट्स, दे आर अमाउंट ओन टू क्रेडिटर्स। क्या होती है लाइबिलिटी? हमारी डेट्स होती है, हमारे सर पे बर्डन होता है, ठीक है, क्योंकि हमें उससे क्या, बैंक से लोन लिया है तो हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद है लाइबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। अब इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होती है? देखिए, ऑल अमाउंट्स विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे द प्रोप्राइटर और ओनर आर इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। देखिए इंटरनल लाइबिलिटीज़ कैसे होगी? अब मान लीजिए राहुल है, उसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो जब वो कैपिटल लगा रहा है तो उसे भी, वो भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न मांगेगा ना, राइट, क्योंकि उसने क्या, बिजनेस और राहुल दोनों एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, दोनों को अलग अलग लेके रखोगे अकाउंटिंग टर्म में। क्यों? अब राहुल ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो जो बिजनेस है वो उसको रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने क्या लिया है, उससे उधार लिया है ना कैपिटल, तो वो उसे क्या करेगा, रिटर्न भी करेगा, ठीक है। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है कि जो ओनर को और जो भी प्रोप्राइटर है उसे बिजनेस पे करता है, तो वो इंटरनल लायबिलिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये बिजनेस के ऊपर बर्डन होता है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं कि जो एक्सटर्नल को पे करनी होती है। अब जैसे राहुल ने अपने बिजनेस के लिए किससे लोन लिया है? बैंक से, तो राहुल क्या करेगा, बैंक को पे करेगा ना, इंटरेस्ट पे करेगा, राइट। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? जिसे 1 ईयर से ज़्यादा में पे करना होता है, ठीक है। मतलब नॉन करंट लायबिलिटी को आप 1 साल के अंदर अंदर पे नहीं कर सकते। अब आपने बैंक से लोन लिया है तो कुछ साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है। तो जिस लायबिलिटीज़ को आपको 1 साल में पे करना होता है उसे आप क्या कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़। जैसे बैंक लोन, आपका डिबेंचर, ठीक है। ऐसी आती है आपकी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ इसकी अपोजिट होगी, क्या, जिसमें 1 ईयर में आप इसे पे करना होता है। इस लायबिलिटीज़ को आपको 1 साल के अंदर अंदर क्या करना होता है? पेमेंट करनी होती है। जैसे आपके क्रेडिटर्स, आपके बीपी, बिल्स पेबल, ये सारी टर्म्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इन सबको आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, उन्हें कहते हैं हम करंट लायबिलिटीज़। और जिन्हें 1 साल के बाद, मतलब 1 साल से ज़्यादा में पे करना होता है, लाइक जैसे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, उन्हें कहते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटीज़। आई होप आपको लायबिलिटीज़ का मीन समझ में आया होगा, ठीक है। लायबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स हमारी इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज होते हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले होते हैं, ठीक है, जिन्हें मतलब कुछ टाइम तक रख अपने बिजनेस में बेनिफिट्स के लिए लेकर आया जाता है। जैसे अब मान लीजिए राहुल ने अपना बिजनेस किया है चॉकलेट्स का, ठीक है। अब चॉकलेट्स को बनाने के लिए उसे कुछ मशीन्स भी चाहिए होंगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए उन्हें रखने वाला है, जो इन्हें फ्यूचर में क्या देगी? बेनिफिट्स देगी, ठीक है। तो वो क्या हो गई? एसेट्स हो गई। अब बिजनेस में मान लीजिए कंप्यूटर परचेज़ किया है जो कि सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, तो वो क्या हो गई? बिजनेस की एसेट्स हो गई, ठीक है। अब इसका मीनिंग, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज, ठीक है। एसेट्स क्या है? ओनर की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। जो भी बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स लेकर आए, मशीन्स, लैंड पर बिल्डिंग, जो उसने देखो लैंड ली है बिजनेस करने के लिए, तो वो भी क्या हो गई? ओनर की एसेट्स हो गई, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स द राइट ऑफ विच आर ऑन और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। क्या है एसेट्स? अभी मैंने बताया था कि वो क्या है, फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है, ताकि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में राइट्स है उन्हें कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन बाय ए बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट, ठीक है। एसेट्स क्या है? एसेट्स हमारी वैल्यूएबल रिसोर्सेज है जो बिजनेस को
मेज़र कर, जो बिजनेस की मनी कॉस्ट को मेज़र करती है। ओके, अब जैसे हमने लाइबिलिटीज़ के पार्ट्स पढ़े थे, लाइबिलिटीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने 2 में, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को भी 2 में किया था, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। ठीक वैसे ही एसेट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ नॉन करंट एसेट्स, सेकेंड इज़ करंट एसेट्स, थर्ड इज़ फिक्टिशियस और नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो नॉट फॉर सेल, जो सेल के लिए नहीं ली गई है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जो भी एसेट्स आप अपने बिजनेस के अंदर लेकर आए हैं वो नॉट फॉर सेल है, बेचने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए और आपकी सर्विसेज करने के लिए ही आप उस एसेट्स को अपने बिजनेस में लेकर आए हैं। वो एसेट्स होगी आपकी नॉन करंट एसेट्स, लाइक एज ए कंप्यूटर, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। आपने किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए लैंड ली है, बिल्डिंग ली है, तो वो आप सेल करने के लिए तो नहीं लेकर आए हो ना, आप बिजनेस करने के लिए लेकर आए हो। प्लांट एंड मशीनरी आपने रखी है, कंप्यूटर आपने रखा है, मोटर व्हीकल्स आपने रखे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी? आपकी नॉन करंट एसेट्स होगी। नॉन करंट एसेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज टेंजिबल एसेट्स, tangible assets, second is intangible assets। tangible assets। अब tangible assets क्या होती है? tangible assets are those assets which can be seen and touched। ठीक है, tangible assets वो assets होती है जिसे हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसे छू सकते हैं, आप अपने हाथों से देख सकते हो आप उन्हें। जैसे आप इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, स्टॉक, कैश। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दस कैन नॉट बी सीन और फेल्ट। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स को आप ना तो टच कर सकते हो ना ही छू सकते हो, लाइक एज ए गुडविल। ठीक है, अगर बिजनेस ने अपनी गुडविल कमाई है, ठीक है, तो वो क्या होगी? ना आप उसे देख सकते हो और ना ही आप उसे छू सकते हो। ठीक है, पेटेंट है, मान लीजिए किसी बिजनेस ने अपना पेटेंट करवा रखा है कि कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता, तो आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते। ठीक है, लाइक एज ए रेपुटेशन होती है वो बिजनेस की। सेकेंड इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है? कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ठीक है, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसे आप 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स वो सेल पर्पज़ के लिए आप रखते हो। ठीक है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेड फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ठीक है, आप करंट एसेट्स को सेल कर सकते हो विद इन 1 ईयर। कैश में कन्वर्ट करना है, मीन्स जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो चॉकलेट्स बना रहे हो, तो वो किस लिए बना रहे हो? सेल करने के लिए। आप उसे 1 साल के अंदर सेल करोगे तो आप क्या हो जाएगा? वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे डेटर्स। ओके, डेटर्स का मीनिंग हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आती है आपकी फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स। इसे आप नॉमिनल एसेट्स भी बोलते हो। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स which are neither tangible assets not intangible assets। ठीक है, जो fictitious assets है वो हमारी assets तो है, लेकिन वो ना तो tangible assets है और ना ही वो intangible assets है। ठीक है, they are loss not written off in the year in which they are incurred but in more than one accounting period। क्या है वो? लॉस है जिसे आपने राइट ऑफ करना है। ठीक है, इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपको क्या करना है? उसे राइट ऑफ करना है। तो वो क्या हो गई आपकी फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, एसेट्स आपकी 3 टाइप्स की होती है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसे आप देखिए छू सकते हो, टच कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसे आप देखिए टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, करंट एसेट्स वो होती है जिसे आप विद इन 1 ईयर कन्वर्ट इनटू कैश कन्वर्ट कर सकते हो। कैश में भी कोई सेल पर्पज़ के लिए जो रखा गया है, जैसे आपका बिजनेस में जो प्रोडक्ट है उसे
आप सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड देन फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स ना तो आपकी टेंजिबल एसेट्स होती है और ना ही आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आगे की टर्म्स हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।